सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर और आज हम कंप्यूटर को आगे बढ़ाएंगे और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का संगठन और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में कुछ और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों अभी तक हमने कंप्यूटर में पढ़ा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, कंप्यूटर किस लैटिन भाषा के शब्द से या किस अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ साथियों, जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है यदि पूछ लिया जाए तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको आगे बढ़ाया था हमने और पढ़ा था कंप्यूटर का इतिहास। फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर का वर्गीकरण और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा है कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है, क्या कंप्यूटर के उपयोग होते हैं और कंप्यूटर के परिचय से संबंधित ये तीनों पार्ट थे और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में साथियों हमने डिस्कस की थी कंप्यूटर की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के कितने अवयव या भाग होते हैं और हर अवयव की क्या कार्य प्रणाली होती है यानी उनके कार्य करने का प्रोसेस क्या होता है ये पढ़ा था। और लास्ट पढ़ा था साथियों बस क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होती है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है फोर्थ पार्ट में। अब उसको आगे बढ़ाते हैं और साथियों फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा था स्टोरेज यूनिट के बारे में और हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी यूनिट जो होती है वो दो प्रकार की मेमोरी से बनी हुई होती है। एक होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या इसको आंतरिक मेमोरी या इंटरनल प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि ये सीपीयू का इंटरनल पार्ट होती है। द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी ये सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर से अलग होती है, बस के द्वारा कनेक्टेड रहती है। और प्राइमरी मेमोरी के हमने दो भाग पढ़े थे, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस यानी जो रैंडमली एक्सेस होती है। और रैंडमली एक्सेस कब होती है साथियों? जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है उस समय रैम बार बार एक्सेस होती है क्योंकि प्रोग्राम के जो परिणाम या निर्देश और डेटा अस्थायी तौर पर रैम में सेव रहते हैं। और रोम आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हर समय उपयोग में लेने के लिए चाहिए होता है वो इसमें रखे जाते हैं। ये आपको पता है कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब आप समझते हैं साथियों, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है साथियों? वोलेटाइल का मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसको पावर सप्लाई बंद कर दी जाए तो उसमें जितना भी डेटा, आंकड़ा और सूचनाएं है वे सारी रफ हो जाती है यानी इरेज हो जाती है। जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और रोम के नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें केवल उसमें जो प्रोग्राम पहले से पूर्व निर्धारित प्रोग्राम है वे केवल सेव रह सकते हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं, उस पर आप राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट करने की परमिशन यहाँ डिनाई होती है, एक्सेस नहीं होता है राइट करने का। और इसमें कौन से प्रोग्राम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसकी हमने कल पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो रोम होती है उसमें पहले से कुछ प्रोग्राम सेव होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑफ होता है यानी शटडाउन, रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर, और कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर को बूट करना है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसमें सेव रहते हैं। अब साथियों हमने ये क्यों डिस्कस किया? पुनः हमने डिस्कस करने का कारण ये है कि साथियों रैम और रोम के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो रैम साथियों दो प्रकार की होती है, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। अब एस रैम और डी रैम, रैम का मतलब तो आपको पता ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी फोर होता है साथियों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस फोर होता है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स डायनेमिक का जो क्या कहते हैं, डायनेमिक का जो हिंदी शब्द है वो है साथियों गतिज या गतिशील, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थितिज। साथियों ये फिजिक्स में ये टर्म्स आती है गतिज और स्थितिज, ऊर्जा से रिलेटेड। इसी तरह से साथियों यहाँ गतिज रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्थितिज रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ये डायनेमिक होती है और ये स्थितिज होती है। साथियों एस रैम ज़्यादा तेज गति से कार्य करती है, ये ज़्यादा तेज गति से कार्य करती है डी रैम की तुलना में, तेज होती है डी रैम की तुलना में। अब ये तेज होती है, महंगी भी होती है, ये महंगी है, डी रैम से महंगी भी है, डी रैम से ज़्यादा तेज गति से कार्य करती है। इसलिए साथियों स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी की तरह काम में लिया जाता है। अब कैश मेमोरी क्या होती है?
कैश मेमोरी होती है साथियों जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, जो भी यूज़र उसको इनपुट देगा या जो भी निर्देश देगा उस निर्देशों के अनुसार सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है तो उस प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी डेटा और निर्देश को अस्थायी तौर पर जहाँ सेव रखा जाता है वो साथियों स्टैटिक रैम यानी कैश मेमोरी में रखा जाता है। और कैश मेमोरी की स्पीड रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे यदि किसी की स्पीड आती है मेमोरी में तो वो आती है एस रैम की। अब साथियों हम बात करते हैं रोम। रोम कितनी प्रकार की होती है? तो रोम साथियों 3 प्रकार की होती है। रोम होती है, एक होता है पी रोम, पहली रोम का पहला प्रकार पी रोम, दूसरा प्रकार है साथियों ईपी रोम और तीसरा प्रकार है डबल ईपी रोम। अब क्या होती है ईपी रोम, डबल ईपी रोम और पी रोम? P4 होता है साथियों प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब होता है साथियों प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी, ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिस पर आप प्रोग्राम फिट कर सकते हैं, यानी जिसको आप प्रोग्रामिंग के द्वारा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, यह है प्रोग्रामेबल। और ईपी रोम का मतलब होता है साथियों इरेजेबल, इरेजेबल। पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल का मतलब, प्रोग्रामेबल का मतलब जिन पे प्रोग्राम हो सकता है, इरेजेबल का मतलब जो साफ हो सकती है साथियों, जिस पर मिटाया जा सकता है। ऐसी पी रोम यानी ऐसी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिस पर कोई प्रोग्राम हमने स्टोर कर दिया, उसको रब करके पुनः नया प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको रब करके पुनः नया प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है साथियों डबल ईपी रोम। डबल, फर्स्ट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और सेकंड ई स्टैंड फॉर इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसको इलेक्ट्रॉनिकली आप इरेज कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम लिखा, उसको इरेज किया, उस पर कोई नया प्रोग्राम लिख दिया, पुनः उसको इरेज किया क्योंकि उसकी ज़रूरत खत्म हुई। तो साथियों मेमोरी के टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है। साथियों सेकेंडरी मेमोरी में सबसे जो फर्स्ट यूज मेमोरी होती थी, सबसे पहले जो यूज होती थी वो होती साथियों फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और कौन सी मेमोरी यूज होती है? हार्ड डिस्क आप कह सकते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आप यूज लेते हैं। जैसे सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है वो अभी मैं बताता हूं। जैसे आप यूज लेते हैं डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, और आप कह सकते हैं मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ये है साथियों सेकेंडरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, इस तरह की जो, या फ्लैश डिस्क, इस तरह की जो मेमोरी है वो है साथियों सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करें सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीडी की फुल फॉर्म होती है साथियों, सीडी की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये पूछा जा सकता है साथियों। एक हम काम में लेते हैं डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है साथियों डिजिटल, डिजिटल वीडियो, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये है डीवीडी की फुल फॉर्म साथियों, डिजिटल वीडियो डिस्क। और सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब साथियों हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी की गति किस तरह की होती है, कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, कौन सी मेमोरी की स्पीड सबसे धीरे है, और हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी का आकार, कौन सी मेमोरी का आकार सबसे छोटा होता है और कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर साथियों हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी में जो इकाइयाँ होती है, मापन की इकाइयाँ, जैसे आपने सुना होगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये क्या होती है और इनकी क्या रेंज होती है, कहाँ से मेमोरी मापन की इकाइयाँ शुरू होती है और कहाँ तक होती है, उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो साथियों मेमोरी से रिलेटेड कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है और सबसे धीरे गति से कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो साथियों गतिशीलता का क्रम यदि हम देखें, गतिशीलता, गतिशीलता का क्रम यानी मेमोरी के गतिशीलता का क्रम ज्ञात करना है तो रजिस्टर्स जो होते हैं साथियों, जो मेमोरी एएलयू या आप कह सकते हैं सीपीयू के अंदर रजिस्टर के रूप में होती है, और रजिस्टर
की जो कैपेसिटी होती है वो बाइट में होती है। बाइट क्या होती है, किलोबाइट क्या होती है, मेगाबाइट क्या होती है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे गतिशील मेमोरी होती है रजिस्टर, यानी सबसे गतिशील। रजिस्टर के बाद आप कह सकते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, अब कैश मेमोरी अभी मैंने बताया था क्या होता है साथियों, एस रैम। एस रैम को एज ए कैश मेमोरी काम में लेते हैं। कैश मेमोरी के बाद में डी रैम यानी डायनेमिक रैम, या साथियों एस रैम और डी रैम नहीं आए हैं तो यहां आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। और आंतरिक मेमोरी के बाद स्पीड होती है साथियों द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज। द्वितीयक मेमोरी, यह है मेमोरी का क्रम। यह हमने डिस्कस किया है। रजिस्टर्स टाइप की मेमोरी हमने डिस्कस की है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। यह है गतिशीलता क्रम, ये सबसे ज़्यादा गतिशील, उसके बाद इनकी स्पीड प्राथमिक मेमोरी की, और सबसे लास्ट द्वितीयक मेमोरी की स्पीड बहुत कम होती है। ये सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर पे नहीं लगी होती है, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट होती है। तो साथियों हम देखते हैं गतिशीलता का क्रम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आकार का क्रम डिस्कस करते हैं। आकार का क्रम, आकार क्या होता है साथियों, रजिस्टर्स सबसे छोटे आकार का होता है। आप कहें, देखिए इस साइन का मतलब है, ये साइन जिधर खुला रहता है वो भाग बड़ा और जिधर बंद रहता है वो भाग छोटा। यानी रजिस्टर ज़्यादा तेज है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी ज़्यादा तेज है डी रैम से, और डी रैम ज़्यादा तेज है द्वितीयक मेमोरी से। अब आकार की बात करें तो रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर वो बहुत ही छोटे आकार में होते हैं। रजिस्टर का आकार छोटा होता है किससे साथियों, प्राथमिक मेमोरी से। रजिस्टर का आकार छोटा होता है प्राथमिक मेमोरी से, और प्राथमिक में ही छोटा होता है साथियों एस रैम का। फिर डी रैम उससे बड़े आकार की होती है, और प्राथमिक मेमोरी से बड़ा आकार होता है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी का आकार और बड़ा होता है। ये है साथियों आकार या गतिशीलता के आधार पर मेमोरी। अब साथियों हम डिस्कस करते हैं मेमोरी मापन की इकाई कौन कौन सी होती है, और उसमें छोटे से बड़ी इकाई की तरफ हम डिस्कस करेंगे। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है और सबसे बड़ी आज के समय में कौन सी काम में ली जा रही है, वो कैसे होगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकता है। तो साथियों इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं मापन की विभिन्न इकाएँ, यानी जो डेटा और निर्देश आप प्रोग्राम या जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वे मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो उनके मापन की क्या इकाई होती है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन है, किसी गाड़ी की गति है, तो इन सभी की इकाई होती है। वैसे ही साथियों जो डेटा और निर्देश होते हैं उनके मापने की इकाई होती है, यानी कितना डेटा बड़ा है, कितना निर्देश बड़ा है। छोटे और बड़े निर्देश की अलग अलग मापन की इकाई होगी, तो उन सभी को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहली इकाई की तरफ हम चलते हैं। तो डेटा और निर्देश को मापन की इकाई, या आप कह सकते हैं डेटा तथा निर्देशों के मापन की इकाइयाँ। डेटा तथा निर्देशों के मापन की इकाइयाँ कि डेटा कितने बिट का है या निर्देश कितने बिट का है, कितने एमबी का है। साथियों जो हम जैसे मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हम या ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लास कितने जीबी की है, कितने एमबी की है, यानी कितना डेटा उसके लिए खर्च होगा। तो जो डेटा मापन की इकाई है साथियों, डेटा तथा निर्देशों के मापन की इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली इकाई क्या होती है साथियों, डेटा या निर्देश मापन की सबसे पहली इकाई है साथियों बिट। अब बिट क्या होती है वो हम समझते हैं। बिट आप कह सकते हैं साथियों जो 0 और 1 आप देखते हैं वह है बिट, यानी बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करती है, यानी सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हैं। पहली बात तो मैं लिखता हूं सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में मापन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तथा बिट सबसे छोटी इकाई, तथा दूसरा पॉइंट है बाइनरी डिजिट को निरूपित करती है। बिट आप ऐसे लिख सकते हैं, बाइनरी डिजिट को निरूपित करती है। बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करती है। बिट सबसे छोटी इकाई है, बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करती है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो जो बिट होती है
बिट सिंगल डिजिट होती है। बिट क्या होती है? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट कौन सी होती है कंप्यूटर में पता है आपको? 0 और 1। सिंगल डिजिट होती है 0 तथा 1 के रूप में। आपको भी पता है कि बाइनरी डिजिट जो होती है वे 0 और 1 होती है। बिट जो होती है वो सिंगल डिजिट होती है। सिंगल डिजिट यूनिट आप कह सकते हैं, सिंगल डिजिट इकाई होती है और 0 और 1 के रूप में होती है। अब 0 का क्या मतलब होता है साथियों? 0 का मतलब कंप्यूटर में होता है ऑफ, यानी अनुपस्थित। कोई भी चीज अनुपस्थित है तो उसके लिए 0 का इस्तेमाल, और 1 का मतलब ऑन, और ऑन का मतलब हिंदी में कहें तो उपस्थित। कोई भी आंकड़ा उपस्थित होगा तो उसके लिए 1 का प्रयोग होगा, और कोई भी आंकड़ा अनुपस्थित होगा तो उसके लिए 0 का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको डिटेल में समझना है तो साथियों हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तब उसके बारे में, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि 1 का मतलब ऑन कैसे होता है और 0 का मतलब ऑफ कैसे होता है। साथियों 0 इस तरह से नहीं लिखा जाता है, आपको पता है 0 अंडाकार होता है और ये 0 अंडाकार स्थिति में होता है, ये है O वर्ताकार शेप में। ये है साथियों बिट का मतलब। बिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है, बाइनरी डिजिट को बिट निरूपित करती है। बिट सिंगल डिजिट है 0 तथा 1 के रूप में, और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये है साथियों कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को मापन की सबसे छोटी इकाई बिट। जब 4 बिट मिलती है तब एक निबल बनती है। तो सेकंड इकाई है साथियों मापन की, उसको कहते हैं निबल। निबल जो होती है वो निबल बराबर होती है 4 बिट। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं साथियों। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, और जब यदि 4 बिट एक साथ मिल जाए तो उसको निबल कहते हैं। अब यदि निबल मिल जाए तो क्या कहते हैं साथियों? तो थर्ड इकाई है, आप थर्ड इकाई को कहेंगे बाइट। बाइट। बाइट जो होती है वो साथियों 2 निबल मिलती है। 2 निबल जब मिलती है तो एक बाइट का निर्माण होता है। एक निबल में 4 बिट, तो 2 निबल में कितनी? 2 निबल अथवा आप कह सकते हैं 2 निबल अथवा 8 बिट। 2 निबल अथवा 8 बिट से क्या बनता है साथियों? एक बाइट। और मैंने जब रजिस्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था ALU के अंदर रजिस्टर जो होते हैं वे एक बाइट होती है, यानी रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो बाइट में होती है, और उसमें प्रोग्राम और डेटा अस्थायी तौर पे सेव रहता है, और इसकी स्पीड सबसे तेज़ होने के कारण CPU प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और मापन की कुछ और इकाइयाँ हम डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों मापन की इकाइयों को आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक हमने पढ़ा बिट। 4 बिट मिलती है तो एक निबल बनाती है, और 2 निबल जब मिलती है तो एक बाइट बनाती है यानी 8 बिट, और जब 1024 बाइट मिलती है तो एक किलो बाइट यानी KB का निर्माण होता है। तो मापन की चौथी इकाई है साथियों किलो बाइट। किलो बाइट। किलो बाइट को हम शॉर्ट में कहते हैं साथियों KB, और KB होती है, एक KB में होती है 1024 बाइट। अब कहते हैं कि 1 KB में कितनी बिट होती है? तो साथियों 1 KB में 1024 बाइट होती है, और 1 बाइट में कितनी बिट होती है? तो हमें पता है साथियों 1024 क्या बाइट, और 1 बाइट में यदि पूछ ले 1 KB में कितनी निबल होती है तो 1 बाइट में 2 निबल होती है इंटू 2, और 1 किलोबाइट में कितनी बिट होती है तो हम कह देंगे इंटू 8, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। तो 8 का 1000 से गुणा 8000 और 8 का 24 से गुणा कर लें और आप उत्तर प्राप्त कर लें। तो साथियों 8 इंटू 24 कितना होता है? हमें पता है कि 20 इंटू 8 होता है 160, और 4 इंटू 8 होता है 32। 160 और 32 192, तो ये हो गया 8192 बिट। ये किस में होती है साथियों? 1 KB में 8192 बिट होती है। इस तरह से साथियों आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और जब किलोबाइट मिलती है तो क्या बनाती है साथियों? मेगाबाइट। मेगाबाइट। और आपने ये नाम सुना होगा कि वीडियो जो होते हैं या मूवी जो होती है वो कितने MB की होती है, या ऑनलाइन जो क्लास है वो कितने MB की है? MB, मेगाबाइट। और मेगाबाइट में होती है साथियों 1024 KB।
यानी किलोबाइट। मेगाबाइट में होती है 1024 किलोबाइट। और इसके बाद मेगाबाइट के बाद होती है साथियों गीगाबाइट। गीगाबाइट और गीगाबाइट यानी आप समझ सकते हैं जीबी। और जीबी में आपको बताया साथियों, जीबी में होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जो मापन इकाई है वो जीबी है। ज़्यादातर हार्ड डिस्क आजकल जो काम में ली जा रही है वो जीबी में है। और जीबी का मतलब होता है साथियों 1024 MB यानी मेगाबाइट। ये ऐसे चलता जाएगा साथियों, 1024 1024 1000। अब पूछ ले 1 GB में कितनी बिट होती है, तो 1024 MB होती है। और 1 MB में कितनी KB होती है, तो इंटू 1024 KB। KB की जगह आपको पता है कितनी 1024 बाइट, और बाइट की जगह कितनी बिट होती है, तो 8 बिट। इस तरह से गुणा करेंगे तो साथियों करोड़ों अरबों में आ जाएगी, अरबों बिट होती है 1 GB में। इतनी बड़ी मेमोरी होती है। GB के बाद आजकल साथियों टेराबाइट भी आ गई है। टेराबाइट, टेराबाइट को आप कहते हैं TB। टेराबाइट को TB कहते हैं। और 1 टेराबाइट में 1024 GB होती है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होती है। टेराबाइट के साथ, टेराबाइट के बाद जो मेमोरी मापन की इकाई है वो पेटाबाइट होती है। पेटाबाइट, पेटाबाइट में होती है साथियों पेटाबाइट यानी PB। पेटाबाइट में जो होती है वो साथियों 1024 TB होती है। उसके बाद पेटाबाइट के बाद में होती है एक्साबाइट। एक्साबाइट, एक्साबाइट में होती है साथियों 1024 पेटाबाइट। और उसके बाद साथियों आप कह सकते हैं एक्साबाइट के बाद आ गई है जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद में भी कई सारी साथियों मेमोरी मापन की इकाई जेटाबाइट में होती है 1024 एक्साबाइट। और इसके बाद में भी मेमोरी मापन की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, इसको आप कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों आजकल जो मार्केट मिलती है वो TB, यानी आपको मैंने बताया था कि अप टू 16 TB की हार्ड डिस्क आ चुकी है साथियों। यानी मेमोरी मापन की जो इकाई है अप टू 16 TB की हार्ड डिस्क आ चुकी है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आगे भी इसको और विस्तारित कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यानी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में ये पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट की हार्ड डिस्क भी बनने लगे। तो ये है साथियों मेमोरी मापन की इकाई। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का संगठन है, इसमें क्या भिन्नताएं हैं। क्योंकि साथियों मैंने जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तब आपको बताया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यदि पढ़ लिया तो कंप्यूटर संगठन और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आपकी क्लियर हो गई है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर का संगठन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या भिन्नता और क्या समानताएं होती है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, और फिर इस टॉपिक में कुछ पर्सन हम करने वाले हैं। तो कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की संरचना, और एक है कंप्यूटर का संगठन। साथियों कंप्यूटर की संरचना हमने अच्छे से पढ़ ली है। कंप्यूटर की संरचना होती है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये आप सभी को पता है। और कंप्यूटर की जो संगठन होता है उसको कहते हैं साथियों ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब इनमें क्या भिन्नता होती है और क्या समानताएं होती है। साथियों ये जो दोनों शब्द है वो एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है और कई बार कन्फ्यूजन होता है। कई बार साथियों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में कई बार ऐसे लिखा होता है कंप्यूटर की संरचना और कई बार लिखा होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। यदि एक पार्ट पढ़ लिया जाए तो दूसरा पार्ट अपने आप ही क्लियर हो जाता है। यदि आपने कंप्यूटर की संरचना पढ़ ली तो कंप्यूटर का संगठन, इस संरचना को यदि कंप्लीट पढ़ लिया है तो कंप्यूटर का संगठन हो गया, या कंप्यूटर का संगठन आप पढ़ लिया है तो कंप्यूटर की संरचना आपके बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। और हमने साथियों कंप्यूटर की संरचना जो पढ़ी है आर्किटेक्चर, वो डिटेल में पढ़ा है कि कंप्यूटर की कितनी अवयव या इकाइयाँ या कितने भाग होते हैं, इनपुट आउटपुट इकाई, सीपीयू और मेमोरी इकाई, सीपीयू यूनिट और
स्टोरेज यूनिट, इसके बारे में, इनकी कार्य प्रणाली और इनके बारे में डिटेल अध्ययन किया है। तो साथियों हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये कहता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब आप कह सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब या अर्थ कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, यह है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब। आप कह सकते हैं कंप्यूटर की संरचना का अर्थ या कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब का अर्थ है कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, यानी क्या क्या कार्य कर सकता है, या क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कार्य कर सकता है, यह है कंप्यूटर की संरचना का मतलब। और कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है ये हमें पता है। कंप्यूटर इनपुट ले सकता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है निर्देशों के अनुसार और उनको आउटपुट दे सकता है, आउटपुट के रूप में दिखा सकता है, ये कार्य कर सकता है। और ये हमने दिखाया था कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में। अब कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है कि कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को कैसे करता है, विभिन्न कार्यों को कैसे करता है, यह है कंप्यूटर का संगठन। तो साथियों कंप्यूटर की संरचना में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है तथा उनको कैसे करता है। जैसे कंप्यूटर इनपुट कैसे लेता है ये हमने पढ़ा इनपुट इकाई में, कंप्यूटर आउटपुट कैसे देता है ये हमने पढ़ा आउटपुट इकाई में, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा सेव कैसे करता है वो हमने देखा, कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम या निर्देशों के अनुसार डेटा पर प्रोसेस कैसे करता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, विभिन्न इकाइयों के मध्य आपसी तालमेल कैसे बनाए रखता है कंट्रोल यूनिट की सहायता से, कैसे डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी यूनिट, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो साथियों कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को कैसे करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और संरचना या आर्किटेक्चर के साथ में, और कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और एक और पार्ट कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वर्किंग ऑफ कंप्यूटर भी हम कर चुके हैं। तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो साथियों इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। साथियों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वो हम साथियों वैसे कंप्यूटर की संरचना में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या आप कह सकते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर काम करता है वो आप साथियों पढ़ के आए हैं। चौथे पार्ट में हमने इसको कंप्लीट पढ़ा है, पांचवें पार्ट में और कुछ इसके कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो साथियों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 3 अवयव होते हैं। कंप्यूटर में एक होता है इनपुट इकाई यानी इनपुट यूनिट या आप केवल कह सकते हैं इनपुट। कंप्यूटर में एक होता है इनपुट, फिर होता है साथियों ब्लॉक डायग्राम आप बात करें तो प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये है साथियों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर यूजर से इनपुट लेता है, उन इनपुट पर डेटा और निर्देशों के अनुसार उनका क्रियान्वयन यानी प्रोसेस करता है, प्रोसेस या एग्जीक्यूट करता है निर्देशों के अनुसार आंकड़ों का, और आंकड़ों को प्रोसेस करके वो आउटपुट दिखा देता है। ये है कंप्यूटर की वर्किंग या कार्य प्रणाली। और प्रोसेस में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं साथियों सीपीयू। और प्रोसेस करता कौन है? वैसे हम बात करें प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस कौन करता है साथियों? सीपीयू करता है। प्रोसेस करता है सीपीयू। इनपुट कौन देता है? तो इनपुट इकाई देती है। इनपुट डिवाइस इनपुट देती है। और आउटपुट कौन देती है? तो आउटपुट डिवाइस आउटपुट देती है। और प्रोसेस करता है सीपीयू। और सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए और क्या चाहिए होती है साथियों? साथ में मेमोरी भी चाहिए होती है। यह है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। आप चाहें तो इनको यदि यहाँ से मैं रब कर दूं तो भी चलेगा।
आपको पता है साथियों, आउटपुट डिवाइस आउटपुट देती है, इनपुट डिवाइस इनपुट देती है, वो आपको क्लियर पता है। इसलिए साथियों कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो इनपुट जाएगा, इनपुट पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो जो रिजल्ट है उसको आप आउटपुट पर दिखा सकते हैं। ये है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। जैसे आपने सुना होगा साथियों माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है, या माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू कहें तो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था वो हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों, इंटेल 4004। 1971 में इसका आविष्कार हुआ था और इंटेल कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। तो ये इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब साथियों हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर का संगठन और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली यानी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर के जितने भी अवयव है इनसे रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। यह है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, क्या इससे प्रोसेस होती है, हर पार्ट के बारे में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के संगठन और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साथियों आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि विश्व का पहला सीपीयू कौन सा था। तो सभी साथी कोशिश करें। ऑप्शन है साथियों, क्या करे 1 था, क्या करे 1, करे आई नहीं साथियों, क्या करे 1 था, क्या एनियक था, क्या इंटेल 4004 था, क्या पेंटियम था। सभी साथी कोशिश करें क्योंकि साथियों आपको पता है कि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, विश्व का पहला सीपीयू किसने बनाया था। तो साथियों विश्व का पहला सीपीयू क्या करे 1, करे 1 हम पढ़ चुके हैं साथियों, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। साथियों ऐसे तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 जो करे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, लेकिन उसका डेवलप्ड मॉडल जो था वो 1976 में आया था, करे 1। ये तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये एनियक आपको पता है साथियों, क्या है एनियक? एनियक साथियों बनाया था JP एकर्ड और जॉन मोचली ने, कब? 1946 में। और ये साथियों डिजिटल कंप्यूटर था, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो एनियक साथियों माइक्रो प्रोसेसर या CPU नहीं है। अब पेंटियम साथियों CPU है, लेकिन जो इंटेल 4004 है वो विश्व का पहला CPU था, या आप कह सकते हैं पहला CPU, या आप कह सकते हैं CPU को ही आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्यों नाम दिया गया साथियों? माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल 4004 था, यदि पूछे विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर तो इंटेल 4004, यदि पूछे विश्व का पहला CPU तो इंटेल 4004। क्योंकि साथियों जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वे माइक्रो कंप्यूटर थे, और माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर काम में लिया जाता था वो माइक्रो प्रोसेसर होता था। चाहे साथियों मैं CPU कहूँ, चाहे प्रोसेसर कहूँ, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कहूँ, इसका मतलब एक ही है। तो इंटेल 4004 पहला CPU था। किसने बनाया साथियों? इंटेल नामक कंपनी ने, इंटेल नामक कंपनी ने। और यह कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है अमेरिका की, अमेरिकन कंपनी है साथियों इंटेल। इसने बनाया था इंटेल 4004, कब साथियों? 1971 में। 1971 में पहला विश्व का CPU बना था, इंटेल कंपनी ने बनाया। और इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था साथियों टेड हॉप वैज्ञानिक का नाम था। यदि पूछ ले इंटेल 4004 का आविष्कार किसने किया? टेड हॉप ने। कब? 1971 में। कौन सी कंपनी थी? तो इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी थी, जो कहाँ की थी? अमेरिकन कंपनी थी। ये है साथियों इसका इतिहास, जो कि हमें नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर, पहला CPU कब बना? 1971 में। किस कंपनी ने बनाया? इंटेल ने। किसने बनाया? कौन वैज्ञानिक कौन थे? तो टेड हॉप। ये साथियों कोई भी प्रश्न इसमें से बन सकता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला CPU कौन सा था? ये जीके का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये करंट जीके में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में बनाया गया है। तो क्या होगा साथियों? सभी साथी इसका जरूर जवाब दें। क्या परम है, क्या शक्ति है, क्या अग्नि है, क्या तेजस है? नाम साथियों मिलते जुलते ही नाम है, और ये सभी नाम हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे जाने पहचाने नाम है। तो साथियों क्या परम है? नहीं, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया?
सीडीएक ने बनाया। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो परम तो नहीं है साथियों। जो अग्नि है वो अग्नि भारत की मिसाइल है, अग्नि मिसाइल। और तेजस जो है वो आपको पता है लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है तेजस। तो शक्ति है साथियों भारत का पहला सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर आपसे पूछें तो क्या है, शक्ति। कब बना साथियों, शक्ति बना है नवंबर 2018 में। किसने बनाया, आईआईटी मद्रास ने बनाया। और इसमें किसकी सहायता ली गई, आईआईटी मद्रास ने बनाया। और इसमें सहायता की थी साथियों इसरो ने। जो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसमें अपना योगदान दिया था। और आईआईटी मद्रास ने या आईआईटी चेन्नई आप कह सकते हैं, आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2018 में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, और इसमें आपको पता है इंटेल 4004। अब आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ये हमने कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कहो, चाहे कंप्यूटर का संगठन कहो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तीनों में ही ये पार्ट आता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या प्रयोग होता है, क्या डेटा इनपुट के लिए तो इनपुट डिवाइस होती है। डेटा स्कैन, जो साथियों स्कैनर की सहायता से हम डेटा स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेते हैं, तो अंदर लेने को तो इनपुट कहते हैं, तो ये है नहीं। क्या डेटा स्टोर है, क्या साथियों आपका उत्तर डेटा स्टोर है, नहीं। डेटा स्टोर होता है साथियों स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी में, तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। तो डेटा व्यू यानी डेटा को देखने तथा डेटा को प्रिंट करने में। डेटा व्यू करेंगे तो साथियों व्यू होता है सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट हो जाती है हार्ड कॉपी। तो ये है साथियों ऑप्शन डी आपका राइट है। किस का जिसका भी डी आ रहा है उन सभी के राइट है साथियों आंसर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और चौथा ऑप्शन, सभी साथी चौथा प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। चौथा है साथियों सीपीयू तथा पेरिफेरल। पेरिफेरल कौन सी होती है साथियों पता है, पेरिफेरल जैसे मैंने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, माउस को कंप्यूटर यानी माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू से कनेक्ट किया, या आप कह सकते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, या जो मॉनिटर है उसको कंप्यूटर या सीपीयू से कनेक्ट किया, या माइक्रो प्रोसेसर जो कनेक्ट करते हैं आप वे होती है। जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है कंप्यूटर से वे सभी कंप्यूटर की क्या कहती है, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। कम्युनिकेशन लाइन होती है जो मॉनिटर और माइक्रो प्रोसेसर के मध्य, माउस और माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, कीबोर्ड और सीपीयू के मध्य, या अपना मोबाइल और सीपीयू के मध्य जो कनेक्शन लाइन होती है उनको क्या कहा जाता है। क्या साथियों बस कहा जाता है, क्या मीडिया, क्या लाइन, क्या रजिस्टर। तो सभी साथी इसका उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों ये हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में बस के बारे में, आंतरिक बस और बाह्य बस, इंटरनल और एक्सटर्नल बस। बस क्या होती है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के मध्य जो कनेक्शन लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, बस। तो ऑप्शन ए राइट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है साथियों। तो साथियों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। उसी में से एक प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि कंप्यूटर में कहाँ डेटा जोड़ा जाता है तथा उसकी तुलना की जाती है। कंप्यूटर में कहाँ जोड़ा जाता है और कहाँ तुलना की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या हार्ड डिस्क, क्या फ्लॉपी डिस्क, क्या सीपीयू, और क्या इनमें से कोई नहीं। थोड़ी सी साथियों दुविधा है कि हमें जब भी नाम दिया जाता है कंप्यूटर में डेटा कहाँ जोड़ा जाता है और उसकी तुलना की जाती है, तो सभी साथी अपना अपना ऑप्शन बताए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके अनुसार। तो अब साथियों इसको डिस्कस करते हैं और कौन सा ऑप्शन, जिन्होंने भी बताया है कौन सा ऑप्शन राइट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ पर डेटा जोड़ा जाता है और उसकी तुलना की जाती है। ऐसा जब भी आ जाता है तो हमारे माइंड में आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म यदि पूछे साथियों होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और हम ऐसे कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो साथियों जोड़ना यानी अर्थमेटिक, लॉजिक यानी तुलना करना यानी तार्किक, तो ALU होता है, लेकिन ऑप्शन में ALU है नहीं। तो साथियों ALU किसका पार्ट होता है, क्या ऑप्शन में वो है, ALU पार्ट होता है, ALU CU, और मुख्य मेमोरी किसका पार्ट होती है, CPU का पार्ट होती है। तो क्या यहाँ ऑप्शन में CPU है? आप में से कई लोग कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप हो सकता है साथियों आपके माइंड में ALU में होती है, लेकिन ALU होता किसका पार्ट है साथियों, CPU का। इसलिए साथियों जोड़ बाकी और तुलना कहाँ पे होती है, CPU के अंदर होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया है वो राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है। साथियों मैंने बताया है कि कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है, कंप्यूटर के सभी अवयवों का नियंत्रित करती है तथा सभी अवयवों में आपसी तालमेल बनाए हुए रखती है। ये कंट्रोल यूनिट के कार्य है, वर्किंग में पढ़ा था। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है साथियों, कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजता है। जब कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा तो कौन से सिग्नल होंगे, कौन से सिग्नल होंगे साथियों, आपसे कह रहा है कौन से सिग्नल, क्या कंट्रोल सिग्नल होते हैं, क्या कमांड सिग्नल होते हैं, क्या ट्रांसफर सिग्नल होते हैं और क्या टाइमिंग सिग्नल होते हैं। तो सभी साथी इसका जरूर जवाब दें क्या होगा साथियों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल यूनिट सदैव कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो सिग्नल भेजता है उन्हें कहते हैं कंट्रोल सिग्नल। जो भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका ऑप्शन राइट है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश कहाँ से लिए जाते हैं। किसी प्रोग्राम के दौरान जो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, उसके दौरान सर्वाधिक जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं साथियों, मुख्य मेमोरी से लिए जाते हैं। अब मुख्य मेमोरी भी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रोम में साथियों पहले से ही स्टोर्ड डेटा होते हैं, तो क्या रैम से लिए जाते हैं। ऑप्शन है क्या हार्ड डिस्क से, क्या रोम से, क्या रैम से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अब जवाब दें कहाँ से लिया जाएगा। तो हमें पता है साथियों कहाँ से लिया जाएगा, रैम से। लेकिन इसी में साथियों रैम के साथ यहाँ लिख दें कैश मेमोरी या रजिस्टर लिख दें, तो साथियों रैम से भी ज़्यादा यूज होता है रजिस्टर और कैश मेमोरी का। रजिस्टर नहीं हो तो कैश मेमोरी हो, तो कैश मेमोरी ऑप्शन होगा, क्योंकि साथियों ऑप्शन पे निर्भर करता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो कैश मेमोरी साथियों एक तरह की रैम ही होती है, एस रैम, उसको हम कैश मेमोरी कह सकते हैं। एक होती है डायनेमिक रैम, डी रैम। तो साथियों यहाँ है नहीं ऑप्शन, इसलिए यहाँ हम कहेंगे रैम। कौन सी रैम, एस रैम कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के दौरान। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। ये साथियों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्या कहते हैं साथियों, ऑप्शन दें। क्या सीपीयू होता है, क्या एलयू होता है, क्या मदरबोर्ड होता है, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से बताइएगा साथियों। ये कह रहा है सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट को क्या कहते हैं। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड, जो सिस्टम यूनिट होता है उसके मेन सर्किट बोर्ड यानी सिस्टम यूनिट यानी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर कहाँ जुड़े रहते हैं साथियों, सभी एक साथ किस पे जुड़े रहते हैं, कौन से बोर्ड पे जुड़े रहते हैं। नाम से स्पष्ट है बोर्ड, कौन सा साथियों, मदरबोर्ड। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और इस पार्ट में इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह कौन सा घटक है, कंप्यूटर का वह कौन सा घटक है जो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने वाला क्या कहलाता है साथियों, प्रोसेसर। और प्रोसेसर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, और भी कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या होता है साथियों, प्रोसेसर एक सीपीयू ही तो होता है। तो क्या रैम, क्या रोम, क्या सीपीयू, क्या हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन सी साथियों, सीपीयू। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये साथियों लास्ट क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और पर्सन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकता है साथियों। तो साथियों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन डिस्कस करते हैं। और इसमें अगला पर्सन है साथियों 10वां पर्सन, कंप्यूटर का सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा समझता है। तो साथियों ये हमने डिस्कस किया है, क्या मशीन लैंग्वेज समझता है, क्या असेंबली लैंग्वेज समझता है, क्या उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका जरूर जवाब दें, क्या ये हमने डिस्कस किया है साथियों, क्या ऑप्शन रहने वाला है आपके हिसाब से। तो साथियों हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो राइट है वो है मशीन भाषा। कंप्यूटर का सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा। क्यों, क्योंकि साथियों यूजर जब इनपुट देता है तो इनपुट डिवाइस यूजर का इनपुट एक्सेप्ट करती है। उस इनपुट डिवाइस का पहला कार्य इनपुट को एक्सेस करना, दूसरा कार्य इनपुट को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज बदलना, और तीसरा कार्य उस कोड को सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देना। तो कंप्यूटर केवल मशीन भाषा या बाइनरी भाषा या जीरोज और वन को समझता है, ऑन ऑफ को समझता है, बाकी नहीं समझता है। तो मशीन लैंग्वेज समझता है। अगले पर्सन की बात करें, इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है। साथियों निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है। इंस्ट्रक्शंस का जो समूह होता है इसके बारे में साथियों मैंने एक बार बात की है इस टॉपिक के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर भी एक बार बात की है और मैंने बताया है साथियों, लिख कर नहीं बताया लेकिन ऑरली मैंने आपको बताया है। इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, क्या एलयू होता है,
क्या इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है ALU? नहीं साथियों, ये तो हार्डवेयर होता है। क्या CPU होता है? नहीं। क्या कंट्रोल यूनिट होता है? साथियों, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस का समूह नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का पार्ट है या CPU का पार्ट है जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के बीच में तालमेल बनाए हुए रखता है और उन सभी को कंट्रोल करता है। तो साथियों, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है साथियों, प्रोग्राम कहलाता है। तो ये प्रोग्राम की परिभाषा भी है। प्रोग्राम या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर साथियों। प्रोग्राम का जो विस्तृत रूप है वो ही है साथियों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की थ्रू ही सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और साथियों पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर का एक टॉपिक आएगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों इस टॉपिक के बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी इनपुट यूनिट्स होती है, कौन कौन सी इनपुट उपकरण होते हैं और कौन कौन से आउटपुट उपकरण होते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कस हम करने वाले हैं इस टॉपिक के बाद में। अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। कंप्यूटर का दिमाग सभी साथी बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन है साथियों। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है साथियों? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है साथियों? CPU। क्योंकि सारे कार्य कंप्यूटर का कंट्रोल करना, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना कौन करता है साथियों? CPU। जैसे एक मानव का मस्तिष्क मानव के शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर के सारे कार्य करता है, डिसीजन लेता है, तो ये है साथियों CPU। फिर अगले ALU का कार्य निम्न में से कौन सा है? नाम से स्पष्ट है साथियों ALU। क्या गणितीय और तार्किक क्रिया करता है, क्या गाने चलाता है, क्या लेटर लिखता है? इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन राइट होने वाला है साथियों? तो हमें पता है साथियों ALU का कार्य है गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्राइमरी मेमोरी क्या जमा करती है? प्राइमरी मेमोरी जो मुख्य मेमोरी होती है या आंतरिक मेमोरी होती है वो क्या सेव कर सकती है? क्या डेटा सेव कर सकती है? क्या प्रोग्राम सेव कर सकती है? क्या परिणाम सेव कर सकती है? क्या ये सभी सेव करती है? क्या सेव करती है साथियों प्राइमरी मेमोरी? आपको पता है कि साथियों CPU जब किसी डेटा पर प्रोसेस करता है तो उन डेटा, उन निर्देशों या निर्देशों के समूह को आप कह सकते हैं प्रोग्राम। डेटा, प्रोग्राम या आप कह सकते हैं निर्देशों का समूह या निर्देश भी कहें, या ऑप्शन प्रोग्राम की जगह निर्देश हो तो भी चलेगा, निर्देश। तथा उनके जो परिणाम होते हैं, उनके रिजल्ट, उनको अस्थायी तौर पर मुख्य मेमोरी में सेव करता है। तो क्या ऑप्शन रहेगा साथियों? इसमें डेटा भी सेव करती है, प्रोग्राम भी सेव करती है, परिणाम भी सेव करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इस तरह से साथियों इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकता है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन हम डिस्कस करते हैं। और इसी कड़ी में अगला पर्सन है 15वां पर्सन, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो डेटा होते हैं उनको सूचना में प्रोसेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या साथियों रैम की आवश्यकता होती है? क्या रोम की आवश्यकता होती है? क्या CPU की? क्या DVD? साथियों डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर चाहिए, और प्रोसेसर कौन सा होता है साथियों? CPU। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। तो जिन जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया वे राइट है। वो अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और अगले पर्सन का क्या ऑप्शन राइट होगा वो साथियों बताने की जरूर कोशिश करें। अगला पर्सन है, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य डेटा को किस में बदलना होता है? कंप्यूटर का साथियों एक प्राथमिक कार्य है, डेटा को किस में बदलता है कंप्यूटर? ऑप्शन है, क्या डेटा को टेबल्स में बदलता है, क्या डेटा को इंफॉर्मेशन बदलता है, क्या डेटा को फाइल्स में बदलता है, क्या डेटा को ग्राफ्स में बदलता है? तो सभी साथी इसका जरूर आंसर दें। क्या होगा साथियों? बहुत ही कॉमन उत्तर है इसका साथियों, कंप्यूटर का जो प्राथमिक कार्य, यदि पूछ ले कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन सा है? क्या प्राथमिक कार्य डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलना, क्या डेटा को टेबल्स में, क्या डेटा को फाइल्स में, क्या डेटा को ग्राफ में? तो साथियों कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है डेटा को सूचना में बदलना, यानी इन्फॉर्मेशन में बदलना। तो ऑप्शन बी राइट है। जिनने ऑप्शन बी बताया है वे सभी साथी राइट है। अब अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और साथियों अगला पर्सन है, शब्द डेटा किस भाषा के शब्द से बना है? जैसे कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर और इंग्लिश भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, और शब्द कंप्यूटर इंग्लिश भाषा का शब्द है, तो वैसे ही पूछ रहा है शब्द डेटा किस भाषा के शब्द से बना है? तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए, शब्द डेटा जो बना है वो साथियों एक शब्द होता है डेटम, DATUM। डेटम शब्द है साथियों लैटिन भाषा का। डेटा जो है
वो डेटम शब्द से बना है, और डेटम शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से। डेटा शब्द लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है, और डेटम शब्द का मतलब होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का टुकड़ा। डेटा क्या होता है? सूचना का टुकड़ा, यानी जो भी आंकड़े हैं उनका एक छोटे से छोटा आंकड़ा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, या छोटे से छोटा आंकड़ा, या छोटी से छोटी जो सूचना है वो पीस ऑफ सूचना क्या कहलाती है साथियों? सूचना का एक पीस, यानी सूचना का टुकड़ा क्या होता है? डेटम। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो डेटा किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, और अगला प्रश्न है, सभी साथी जवाब देने की कोशिश करें। वह कौन सी डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में बदलती है? साथियों, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर के सभी अवयवों के कार्य हमने पढ़े हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो मनुष्य के समझने योग्य डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में बदलती है? साथियों, कौन सी होती है? क्या इनपुट डिवाइस होती है, क्या आउटपुट डिवाइस, क्या सीपीयू, क्या मदरबोर्ड? कौन सा होगा? तो सभी साथी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो साथियों, मनुष्य जब इनपुट या निर्देश कंप्यूटर को देता है तो इनपुट डिवाइस उन निर्देशों को ग्रहण करती है और उनको मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है, और बाइनरी कोड ही कंप्यूटर समझता है। तो कौन सी होती है साथियों? इनपुट डिवाइस। ये हमने पढ़ा है आर्किटेक्चर में। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो मुख्य परिपथ या जो कंप्यूटर का सर्किट होता है, कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं साथियों? क्या सीपीयू कहते हैं, क्या मदरबोर्ड कहते हैं, क्या इंटेल कहते हैं, क्या रोम कहते हैं? तो सभी साथी जवाब देने की कोशिश करें, कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों आपके हिसाब से? कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है साथियों? मदरबोर्ड, जिस पर सारी पेरिफेरल डिवाइसेज और कंप्यूटर का सीपीयू और हार्ड डिस्क कनेक्टेड रहते हैं, तो मदरबोर्ड। अब साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए हैं वे हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों, इस पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई। तो साथियों, हमने डेटा मापन की इकाइयाँ पढ़ी है, और कहाँ से शुरू हुई थी डेटा मापन की इकाइयाँ आप सभी को पता है। तो सभी साथी इसका जरूर जवाब दें। क्या ऑप्शन होगा? क्या साथियों बाइट होगा, क्या बिट होगा, क्या किलोबाइट होगा, क्या मेगाबाइट होगा? और इसमें किसमें कितने बिट या बाइट या मेगाबाइट किलोबाइट होता है उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। क्या होगा साथियों? सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी इकाई बिट। और 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, और 2 निबल बनके मिलकर एक बाइट, और 1024 बाइट मिलकर किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से टेराबाइट, फिर पेंटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, और भी आगे ये चलता जाता है क्रम साथियों। फिर आगे वाला प्रश्न है साथियों, जब पावर ऑफ की जाती है तब मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देती है, इसे क्या कहा जाता है? जब साथियों किसी मुख्य मेमोरी यदि मेमोरी की बात करें, मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी की बात करें, तो मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट खो देती है। इसमें भी यदि टाइप की बात करें तो साथियों रैम और रोम 2 प्रकार की होती है। रैम अपने कंटेंट खो देती है। रैम वास्तव में साथियों मुख्य मेमोरी ही है। आप यदि रैम की बात नहीं करेंगे तो मुख्य मेमोरी, और यदि रैम रोम पे आ जाएंगे तो साथियों रैम अपने कंटेंट खो देती है। जैसे ही पावर ऑफ होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? क्या उस प्रक्रिया को डायनेमिक कहा जाता है, क्या स्टैटिक कहा जाता है? साथियों रैम के प्रकार है डायनेमिक और स्टैटिक। क्या वोलेटाइल, क्या नॉन वोलेटाइल? तो साथियों जब कंटेंट पावर ऑफ करते ही खो जाते हैं या रफ हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वोलेटाइल। तो क्या ऑप्शन राइट होगा साथियों? ऑप्शन सी, वोलेटाइल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सभी साथी इसका जरूर जवाब दें। क्या प्रश्न है साथियों? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? क्या इंटरनल है, क्या एक्सटर्नल है, क्या वोलेटाइल है, या इनमें से कोई नहीं? फ्लॉपी डिस्क साथियों आपने सीडी, डीवीडी देखी होगी। फ्लॉपी डिस्क किस तरह की मेमोरी है? क्या इंटरनल है, क्या एक्सटर्नल है? शुरुआत में फ्लॉपी डिस्क साथियों 1.44 MB की आती थी। शुरुआत में जब फ्लॉपी डिस्क आती थी तो उसकी कैपेसिटी होती थी साथियों 1.44 MB। ये कैपेसिटी हुआ करती थी शुरुआती फ्लॉपी डिस्क की। जैसे सीडी है, जैसे डीवीडी है, उसी तरह की फ्लॉपी डिस्क होती है। तो फ्लॉपी डिस्क किस तरह की मेमोरी है साथियों? क्या इंटरनल, क्या मुख्य मेमोरी है? नहीं साथियों, मुख्य मेमोरी तो रैम और रोम होती है। क्या एक्सटर्नल है? वोलेटाइल नहीं होती है, वोलेटाइल रैम होती है, मुख्य मेमोरी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क साथियों है एक्सटर्नल।
ये मेमोरी होती है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है डीवीडी का पूरा नाम। साथियों अभी डिस्कस किया है, इसी पार्ट में हमने डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी, डी फॉर डिजिटल, क्या होगा साथियों, क्या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा, क्या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क होगा, क्या डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, क्या डायनेमिक वीडियो डिस्क होगा। सभी साथी जवाब दें क्या होगा साथियों। तो साथियों इसका राइट उत्तर है, आपको पता है डीवीडी का मतलब है डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वीडियो और डी फॉर क्या होता है साथियों, डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन बी आपका राइट है। कोई साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकता है साथियों। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे साथियों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ या उपकरण क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो साथियों इस पार्ट में लास्ट 2 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि साथियों एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, मेमोरी में साथियों लोकेशन होती है। जैसे साथियों एक शहर में कोई मकान है, उस मकान का लोकेशन है कि वो कौन से सेक्टर में है, या उस सेक्टर में भी अलग अलग नंबर होते हैं, मकान नंबर कौन सा नंबर है, या कौन सा नगर है, शहर के कौन से पार्ट में है। तो ये है साथियों लोकेशन। जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उस मेमोरी में डेटा सेव होता है, तो हर डेटा की एक लोकेशन होती है। उस लोकेशन को क्या कहते हैं साथियों, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बाइट कहते हैं। बाइट तो डेटा का साथियों मापन की इकाई होती है। क्या रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो खुद डेटा होता है। क्या प्रोग्राम, प्रोग्राम तो निर्देशों का समूह होता है। तो साथियों उसको क्या कहेंगे, क्या ऑप्शन सी आपका राइट है। बिल्कुल साथियों, जैसे किसी शहर में किसी मकान का एड्रेस होता है, वैसे ही साथियों स्टोरेज लोकेशन में जहाँ पर डेटा सेव होता है स्टोरेज यूनिट में, उस लोकेशन को क्या कहेंगे, उन लोकेशन के नाम या नंबर को आप क्या कहते हैं साथियों, एड्रेस। और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। एक प्रश्न और देखते हैं साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं। मशीन में जो कमांड या जो निर्देश दिए जाते हैं साथियों, जो सीपीयू में निर्देश होते हैं, उनको सीपीयू के द्वारा कैरी करने को क्या कहा जाता है। तो साथियों हमने सीपीयू की कार्य प्रणाली में पढ़ी थी। सीपीयू का दूसरा कार्य है निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन साथियों। तो ऑप्शन क्या एग्जीक्यूटिंग होता है, क्या प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो साथियों डेटा जब सीपीयू शुरू करता है, डेटा को मेमोरी में सेव होता है, मेमोरी से उठाकर रजिस्टर में लाता है, रजिस्टर से एएलयू में जो कैलकुलेशन होती है, उन सभी को साथियों ये पूरी है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग नहीं, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग यानी कौन सा पहले कौन सा बाद में नहीं साथियों। तो इसको क्या कहेंगे साथियों, एग्जीक्यूटिंग। तो ये है साथियों कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर के सभी अवयवों की डिटेल में चर्चा हमने की है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट उपकरण। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।